कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त माफी चाहूंगा, ये क्लास जो है वो आप लोगों को शेड्यूल में नहीं दिखी होगी। एक्चुअल में भुजा वाले चौकोर मैदान के एक कोने पर, चौकोर मैदान है यानी कि एक वर्ग दिया हुआ है, इस टाइप का वर्ग दिया हुआ है और एक कोने पर एक घोड़े को बांधा गया है। ये 16 मीटर भुजा वाला चौकोर मैदान है। 14 मीटर लंबी एक रस्सी के साथ बांधा जाता है। 14 मीटर लंबी यानी वो यहां तक चढ़ सकता है, वो यहां तक चढ़ सकता है, इतना भाग चढ़ सकता है। मैदान के उस क्षेत्रफल का पता लगाएं जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। मतलब मेरा जरूरत पड़ेगी क्या इस क्वेश्चन को कराने की? आप कहेंगे जी देखो, पहले एक त्रिज्यखंड का एरिया निकालते हैं। स्क्वायर के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 90 है, बटे में 360 है मेरे भाई। अगर मैं यहां से देखूं तो 90 चौका 360 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर मैं पाई की वैल्यू रखूं तो 22/7 है। रस्सी की लंबाई को आर कहते हैं। 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा और बटे में क्या है मेरे भाई 4 है। यही तो है। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 होगा, 4 सत्ते 28 होगा। यानी कि चरा हुआ भाग जो है वो 154 मीटर स्क्वायर। अगर उसने चरा हुआ भाग पूछा होता तो जवाब मेरा क्या हो जाता? 154 मीटर स्क्वायर हो जाता। लेकिन उसने पूछा है खाली भाग का, तो पूरा क्षेत्रफल बताना भाई। वर्ग है और वर्ग की भुजा 16 है, भुजा का स्क्वायर ही पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर उसमें से चरा हुआ भाग आप लोग घटा देते हैं तो मेरे भाई बेचरा हुआ भाग आपके सामने आ जाएगा जो कि 102 मीटर स्क्वायर होगा, जो कि 102 मीटर भाई है। जब एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 4 इकाइयों की वृद्धि की जाती है। नजारा कुछ ऐसा है, पहले जो इसकी भुजा थी वो ए थी और अब भुजा ए प्लस 4 कर दी है, मतलब 4 इकाई की वृद्धि करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर उसने ये कहा है क्षेत्रफल में 16√3 वर्ग इकाइयों की वृद्धि होती है तो मेरा भाई क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। अगर अब वाले क्षेत्रफल में से पहले वाले का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा? और कितना बड़ा है? 16√3 बड़ा है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज में मैं आप लोगों से ये कहूं कि एक भुजा ए दी गई है, उसकी भुजा में 4 यूनिट की वृद्धि की है, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त a+4 हो जाएगी? अगर बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा? बस मैंने वही किया है, √3/4 कॉमन ले लिया। बड़ी हुई भुजा के वर्ग में से छोटी हुई भुजा के वर्ग को घटा दूंगा तो ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल हमारे सामने आ जाएगा। √3 से √3 कट गया है मेरे प्यारे भाई, 16 चौका 64। अच्छा, ये a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है आपके सामने। अच्छा, आप मत करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 8a हो जाएगा, यहाँ माइनस a स्क्वायर है और ये 4 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा। तो आपने कहा बिल्कुल ये कट गया क्या? तो आपने कहा बिल्कुल कट गया। अगर ये 16 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 64 में से 16 जाएंगे तो 48 बचेंगे और यहाँ 8a दे रखा है, तो भुजा कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। मूल त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो जवाब क्या आ जाएगा? 6 यूनिट आ जाएगा। क्या हो जाएगा? जवाब क्या आ जाएगा? 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक है भाई, होगी जिसका क्षेत्रफल एक ऐसे समलंब के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 37 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक वृत्त की रेडियस क्या होगी जिसका क्षेत्रफल जो है वो एक ऐसे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी ऊंचाई तो 4 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई जो है वो 37 और 40 दी हुई है। यानी पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड। 40 में 37 जोड़ेंगे 77 आएगा और इसमें ऊंचाई की गुणा कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त इस समलंब चतुर्भुज का एरिया 154 आ जाएगा। उसने कहा इस सर्किल का भी एरिया 154 है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के समान है, तो क्या पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 आ जाएगी? मेरे प्यारे भाई, पाई इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा। पाई की वैल्यू को 22/7 लिख देंगे, 22 154 होता है। आर स्क्वायर की वैल्यू को 7 × 7 49 लिख देंगे, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। और वही उसने आपसे पूछी है कि एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अंजलि बोल दिया, बढ़िया नाम। एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज की परिधि 90 सेंटीमीटर है। परिधि होती है मेरे भाई त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। एक भुजा की लंबाई कितनी है? 9 है। मैंने मान लिया ए की वैल्यू 9 है, तो भाई साहब 9 इधर आएगी, माइनस में हो जाएगी। क्या बी और सी की भुजाओं का योग 81 हो जाएगा? उसने ये कहा है कि दो भुजाओं की लंबाई के बीच अंतर जो है वो कितने का दिया हुआ है? वो 1 का दिया हुआ है। जब भी दो भुजाओं का योग दिया हो, दो भुजाओं का अंतर दिया हो, तो बड़ी भुजा निकालने का तरीका मैंने बताया है, दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। 81 और 82 का आधा 41 होता है। छोटी भुजाओं को निकालने का तरीका, दोनों को घटाइए, आधा कर दीजिए, 81 में से 1 जाएगा, 80 का आधा 40 होता है। पहली भुजा क्या थी? पहली भुजा 9 थी। क्लियरली देखते ही समझ में आ रहा होगा कि 9 40 41 का ट्रिपलेट होता है। 9 40 41 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका क्षेत्रफल पूछा है 1/2। सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, इनमें से एक बेस होगा, इनमें से एक हाइट होगी। 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 180 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 180 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब भी ट्रिपलेट आपके सामने आ रहा हो तो ऐसे केस को पीएस है। ये पीएस जो है वो व्यास दिया हुआ है। ये पीएस जो है ये व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास पीएस है, यानी ये पूरी त्रिज्या इसकी 6 सेंटीमीटर दी है, तो पूरी जो हो जाएगा व्यास जो हो जाएगा वो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। व्यास पीएस पर क्यू और आर दो बिंदु इस प्रकार हैं मेरे प्यारे दोस्त, दो बिंदु हैं, एक क्यू है मेरे प्यारे भाई, एक आर है। दो बिंदु इस प्रकार हैं कि पी क्यू क्यू आर आर एस सब बराबर है, यानी ये वाली लाइन बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये वाली लाइन इसके, तीनों पार्ट बराबर है। अगर ये पूरी लेंथ 12 थी तो ये भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और ये भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तभी तो ये तीनों बराबर रहेंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? व्यास के रूप में जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, पीक्यू और क्यूएस पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं। एक पीक्यू पर अर्धवृत्त बनाया गया है, एक क्यूएस पर अर्धवृत्त बनाया गया है। छायांकित अंश का परिमाप क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। छायांकित अंश का परिमाप क्या होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ये जो छायांकित वाला भाग है इसका परिमाप वो आपसे पूछना चाह रहा है। इसका परिमाप वो आपसे पूछना चाह रहा है। ये जो शेडेड रीजन है ना भाई साहब, ये जो शेडेड रीजन है इसका परिमाप वो आपसे पूछना चाह रहा है। इसका परिमाप वो आपसे पूछना चाह रहा है। कैसे बताओगे? कैसे करोगे मेरे भाई? हाँ बिल्कुल सही बात है। एग्जाम में एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन नहीं सोल्व कराता बल्कि प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, और आप इन्हीं बातों में आते रहना है ना। कोई कैसे भी समझा दे आपको, आप इन्हीं बातों में आते रहना। ठीक है, देखो मेरे भाई मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ।
अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका परिमाप कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना होगा, तो ये मेरे भाई 2 पाई आर पूरे सर्किल का परिमाप होता है। पाई आर जो होता है वो मेरे भाई आधे सर्किल का परिमाप होता है। तो ये पाई आर हो जाएगा आपके सामने। तो आप मुझे बताइए पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई को पाई रहने दीजिए, आर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर ये पूरी 4 थी, ये भी 4 थी और ये भी 4 थी, तो मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, मुझे ये बताइएगा ये पूरा व्यास 4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। रेडियस जो है वो 2 हो जाएगी, यानी ये लंबाई जो आ चुकी है, ये वाली लंबाई जो आ चुकी है वो 2 पाई आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, ये वाली लंबाई जो है वो 2 पाई आ चुकी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर मैं इस वाली लंबाई को निकालूं, इस वाली लंबाई को निकालूं मेरे प्यारे दोस्त, इस वाली लंबाई को निकालूं तो ये कितनी आएगी। अगर मैं इस वाली लंबाई को निकालूं तो ये कितनी आएगी। तो उसके लिए ये पूरा का पूरा व्यास है मेरे प्यारे दोस्त। अगर ये पूरा का पूरा व्यास है 12 है तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 6 आएगी, यानी 6 दूनी 12 पाई हो, 6 आएगी रेडियस, तो 6 पाई हो जाएगी क्या। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कितना हो जाएगा, ये वाला, तो ये अर्धवृत्त ही तो है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा व्यास 12 सेंटीमीटर था तो आधी रेडियस कितनी हो जाएगी, 6। आप जानते हैं पाई आर जो होती है इस वाले की लंबाई होती है, परिमाप होता है, तो क्या ये 6 पाई आ जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। अच्छा मुझे ये बता सकते हैं ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे जी 4 भाग इधर निकल गया, ये 8 है। 8 अगर व्यास है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 पाई हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 2 पाई ये था, 6 पाई 6 पाई 8 पाई 4 पाई 12 पाई हो जाएगा, और 12 पाई की वैल्यू जब हम रखेंगे तो 22/7 रख देंगे। कोई दिक्कत समस्या, तो आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो 12 दूनी 24 को 4 हासिल लगे 2, 12 दूनी 24 और 2 26 हो जाएंगे, 264/7, यानी कि 7 तिया 21 होगा। कितना बचेगा, 21 और 5 26 होगा, 7 7 49 होगा, 5 बचेगा 37 सही 5/7 हो जाएगा। 37 सही 5/7 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, आप लोग समझ रहे होंगे कि उसने कहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास ये है। व्यास पीएस पर क्यू और आर दो बिंदु इस प्रकार है, ये बराबर व्यास के रूप में जैसा पीक्यू और क्यूएस पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं। पीक्यू पर एक अर्धवृत्त बनाया गया है और क्यूएस पर अर्धवृत्त छायांकित अंश का परिमाप, ये जो छायांकित अंश है ये जो है ये पूरा का पूरा एक ही तो है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा एक ही है। इसको जोड़ने की आवश्यकता कहां है, ये अलग थोड़ी ना है। आपने इस भाग का निकाल लिया, आप छायांकित भाग का निकाल रहे हैं, यानी इस पूरे का एरिया निकाल रहे हैं, इस पूरे का एरिया निकाल रहे हैं मेरे भाई, इस पूरे का एरिया निकाल रहे हैं। आप बीच वाले को काउंट नहीं कर रहे हैं, ये अलग थोड़ी ना। छायांकित भाग का आपसे परिमाप पूछना चाह रहा है, तो छायांकित मतलब बाउंड्री की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, ये अलग थोड़ी ना। आप अगर रेडियस ये कितना था, ये कितना था, अगर आप इसको जोड़ोगे तो इसमें फिर आपको 4 भी जोड़ना पड़ेगा, 264/7। इसमें आपको फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको 4 भी जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इसको जोड़ते हो, इसमें है थोड़ी ना, उस केस में 7 चौक 28 आएगा, 64 में 264 में 28 जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, और बटे में 7 जोड़ेंगे तो 8 4 12 को 2 हासिल 1 6 2 8 और 1 9 292/7 आएगा उस केस में। लेकिन आप देखिए तो सही, ये बाउंड्री है थोड़ी ना, ये बाउंड्री है थोड़ी ना। इस शेडेड पार्ट का आपसे पेरीमीटर पूछा है, तो इस शेडेड पार्ट का मतलब आपको ये बस पूरा ही निकालना है, ठीक है जी। तो इसको करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जब ये इंक्लूड होता तब मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कहते कि हाँ इसमें हमें आर को जोड़ना पड़ेगा, 2r को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि मेरे भाई इस पूरी लंबाई को जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा अंकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा भाई, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर निकाल दो, इसका क्षेत्रफल पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर निकाल दो, इसका क्षेत्रफल निकाल दो, पूरे के एरिया में से इसका घटा दो, तब आएगा। ये बताइएगा कि मेंसुरेशन 2D एक्चुअल में था क्या। हमने जो पॉलीगन कहते हैं, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पॉलीगन होता है 3 या 3 से ज्यादा भुजा से मिलकर बनी कोई भी बंद आकृति, उसे हम लोग पॉलीगन कहते हैं। आप कहेंगे जी 3 भुजाओं से मिलकर तो ट्रायंगल भी बना होता है क्या, तो ट्रायंगल भी क्या एक पॉलीगन है, बिल्कुल एक पॉलीगन है। क्या मेरे प्यारे देखिए, हाँ क्या 4 भुजाओं से मिलकर बनी क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल एक पॉलीगन है। अगर 3 भुजाओं से बड़ा कोई फिगर आपके सामने आती है, 3 या 3 से बड़ी कोई क्लोज्ड फिगर आपके सामने आती है, तो वो सारी की सारी क्या कहलाती है, वो पॉलीगन कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं रेगुलर पॉलीगन, नियमित बहुभुज, और एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन, अनियमित बहुभुज। हमें अनियमित नहीं पढ़ना है, हमें नियमित बहुभुज पढ़ना है, रेगुलर पॉलीगन पढ़ना है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है जिसकी सभी साइड और सभी एंगल बराबर होते हैं। जैसे ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये रेगुलर पॉलीगन है। ये पेंटागन दिया हुआ है, ये रेगुलर पॉलीगन आप लोगों को दिया हुआ है। लेकिन ये जो टेढ़े मेढ़े आप लोगों को दिए हुए हैं, ये इर्रेगुलर पॉलीगन दिए हुए हैं। इर्रेगुलर पॉलीगन हमारे कोर्स में नहीं है। हमें केवल और केवल रेगुलर पॉलीगन पढ़ना है, और रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है मेरे भाई। ये बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित बहुभुज, एक बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें सभी कोण बराबर होते हैं, वो नियमित बहुभुज कहलाता है। और ये सारे रेगुलर पॉलीगन है जिसमें सब कुछ बराबर होगा, सारी की सारी भुजाएं बराबर होंगी, सारे के सारे कोण आपके बराबर होंगे। ये आपके सामने एग्जांपल दिए हैं। ये ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर आ जाएगा, चारों कोण बराबर, चारों भुजा बराबर। ये पेंटागन आ जाएगा, 6 भुजा वाले को हेक्सागन कहते हैं, याद रखो। 3 भुजा वालों को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि ट्रायंगल कहते हैं। 4 भुजा वालों को स्क्वायर कहते हैं, 4 भुजा वालों को चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 5 भुजा वालों को पंचभुज कहते हैं, यानी कि पेंटागन कहते हैं। 6 भुजा वालों को षटभुज कहते हैं, यानी कि षटभुज यानी कि हेक्सागन कहते हैं। 7 भुजा वालों को सप्तभुज कहते हैं, यानी कि हेप्टागन कहते हैं। 8 भुजा वालों को अष्टभुज कहते हैं, यानी कि ऑक्टागन कहते हैं। 9 भुजा वालों को नोनागन यानी कि नवभुज कहते हैं, और 10 भुजा वालों को डेकागन यानी कि 10 भुज कहते हैं, 10 भुज कहते हैं, 10 भुज कहते हैं। तो यहां तक आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। ये क्या है बच्चे, ये जो है ये आपका ट्रायंगल त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है। ये किसी भी बहुभुज के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को जोड़ के हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। आप यहां देख लीजिए, ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है। ये पूरा एंगल बन रहा है ना, ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है। ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है। ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है। तो पहला थ्योरम यहां से ये पता हम लोगों को चलती है कि इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोण और बाहरी कोण को जोड़ के मेरे प्यारे दोस्त हमेशा 180 डिग्री आता है। आप आंतरिक और बाहरी कोण को अगर जोड़ते हैं, किसी भी बहुभुज के आंतरिक और बाहरी कोण को जोड़ते हैं तो वो हमेशा 180 डिग्री आता है। मतलब मान लो उसने आंतरिक कोण दिया हुआ है और बाहरी कोण पूछा है, तो आप 180 में से आंतरिक कोण को घटा दीजिए, आपके सामने बाहरी कोण आ जाएगा। या फिर उसने बाहरी कोण दिया हुआ है और आंतरिक पूछा है, तो 180 में से बाहरी कोण घटा दीजिए, आंतरिक आपके सामने आ जाएगा। पहला फॉर्मूला ये कहता है आंतरिक और बाहरी को जोड़ के कितना आएगा, 180 आएगा। दूसरा फॉर्मूला ये कहता है कि सभी बाहरी कोणों का योग, सभी बाहरी कोणों का योग, बाहरी कोणों का योग, बाहरी कोणों का योग ऑलवेज 360 होता है, ऑलवेज 360 होता है। जितने भी बाहरी कोण है, जितने भी बाहरी कोण है, जितनी साइड होंगी उतने ही बाहरी कोण होंगे, जितनी साइड होंगी उतने ही आंतरिक कोण होंगे, जितने भी बाहरी कोण है उन सभी का सम 360 होता है। अगर
सभी का सम 360 होता है और मुझसे एक की वैल्यू पूछी जाए, प्रत्येक बाहरी कोण मुझसे पूछा जाए, प्रत्येक बाहरी कोण मुझसे पूछा जाए, तो मैं 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूंगा। जितनी नंबर ऑफ साइड होंगी उतने ही नंबर ऑफ बाहरी कोण होंगे। अगर सभी बाहरी कोणों को जोड़ के 360 आ रहा है तो एक बाहरी कोण की वैल्यू कितनी होगी, तो 360 को मैं नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूंगा तो एक मेरी बाहरी कोण मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बात समझ में आ गई। अब आंतरिक कोण के बारे में बात कर लेते हैं। आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं, आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं, इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालते हैं। अगर कभी भी आपसे सभी आंतरिक कोणों का योग पूछा जाए तो याद रखना सभी आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री होता है। n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड होती है। n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री सभी आंतरिक कोणों का योग होता है। अगर मैं एक आंतरिक कोण आपसे पूछ लूं तो इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना। अगर सभी का योग आपको पता चल गया है, उसे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने एक आंतरिक कोण की वैल्यू आ जाएगी। बस यही लिखा होगा। आंतरिक कोणों का योग हो गया n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। एक सम है n इंटू n - 3/2। ये विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है। किसी भी बहुभुज के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे ये इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स होता है। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स होता है। भुजाओं की संख्या होती है। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स होता है, यानी कि भुजाओं की संख्या होती है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे चले। ये हो गया बहुभुज के विकर्णों की संख्या हो गया। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसे देखने की आवश्यकता नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने अगले 15 मिनट में आपसे पूछता है भुजाओं की संख्या 5 होगी। पंचभुज मतलब भुजाओं की संख्या 5 होगी। सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा? अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला मैं कितना बता के आया हूं? अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला मैं ये बता के आया हूं। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है? 5। 5 में से 2 गया 3 बचेगा। 3 मल्टीप्लाई 180 हो जाएगा। क्या सभी का आंसर 540 आ चुका है? एक सम षटभुज है। षटभुज का मतलब होता है हेक्सागन, यानी n की वैल्यू 6 होगी। प्रत्येक अंतः कोण का मान एक एक की वैल्यू पूछना चाह रहा है। सभी की वैल्यू कितनी होती है? इतनी। अगर सभी की वैल्यू को n से डिवाइड कर दे तो एक की वैल्यू आ जाती है। तो n की जगह 6 रख दीजिए। 6 में से 2 गया 4 बचेगा। 4 गुणा 180 होगा, बटे में 6 होगा। 6 से काटेंगे 30 बार कटेगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आंसर जो है वो 120 हो जाएगा। होता है प्रत्येक अंतः कोण का मान क्या होगा? प्रत्येक का निकालना है तो पहले सभी का निकाल दीजिए और सभी को n से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई 8 में से 2 गया 6 बचेगा, गुणा में 180 होगा, बटे में 8 होगा। 8 दूनी 16 होगा। हाँ जी, 8 से नहीं कट रहा है, मत काटो। 8 से 4 से काटो, 4 से काटेंगे 45 बार कटेगा। 4 से काटो 2 बार कटेगा, 2 से काटो 3 बार, और 45 दिया 135 होते हैं। बहुत आसान है। की माप क्या होगी? सभी बाहरी कोणों का योग 360 होता है। अगर उसे भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो एक बाहरी कोण की माप आ जाएगी 60 डिग्री। एक बाहरी कोण की माप हो जाएगी। देखो ना, नियमित बहुभुज के बाहरी कोण की माप क्या होगी? अभी बता क्या है? सारे बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसे नंबर ऑफ भुजाओं से डिवाइड कर दोगे तो एक बाहरी कोण की वैल्यू आ जाएगी। आइए यहां एक ऐसे नियमित बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण की माप की गणना कीजिए जिसमें ठीक 15 समान भुजाएं हो। सभी का 360 होता है, उसे 15 से डिवाइड करना। 15 दूनी 30 होगा, 15 चौका 60 होगा। प्रत्येक बाहरी कोण कितना आ जाएगा? 24 डिग्री आ जाएगा। कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर आंतरिक कोण 144 है, 180 में से 144 घटा दोगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया जी 36 जो है उसका बाहरी कोण आ जाएगा। 36 जो है उसका बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? वो ये होता है। और उसने कितना दिया है? 1440 दिया है। 0 से 0 कट गई। 18 8 144 होते हैं। -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा। क्या भुजाओं की संख्या 10 हो जाएगी? इस बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का माप क्या होगा? अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर n की वैल्यू 10 है, सभी बाहरी कोणों का योग 360 होता है। अगर उसे भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दोगे तो क्या एक बाहरी कोण की वैल्यू आ जाएगी? क्या एक बाहरी कोण की वैल्यू 36 डिग्री हो जाएगी? क्या एक बाहरी कोण की यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग ये होता है। अगर आपको 5 फॉर्मूले याद है, उसने आंतरिक कोणों का योग 1260 दिया है। आपने कहा जी 18 7 126 होते हैं। ये -2 था, इधर आके +2 हो जाएगा। क्या भुजाओं की संख्या 9 हो जाएगी? अब उसने कहा इस बहुभुज के एक बाहरी कोण, बाहरी कोणों का योग कितना होता है? 360। उसे भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे, एक बाहरी कोण कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आंतरिक और बाहरी को जोड़ के कितना होता है? 180। अगर बाहरी 40 है तो 180 में से 40 जाएगा तो आंतरिक 140 आ जाएगा, यानी कि आंतरिक आ चुका है 140। तभी तो दोनों का योग 180 होगा। उसने कहा इस बहुभुज के एक बाहरी कोण और एक आंतरिक कोण के बीच अंतर कितने का होगा? तो आप कहते हैं 100 डिग्री का। एक बाहरी कोण उसके बाहरी कोणों के योग से 100% अधिक है। बाहरी कोणों का योग कितना होता है? 360। 360 से 100% अधिक है, यानी 360 ही ज्यादा है। क्या आंतरिक कोणों का योग 720 हो जाएगा? अच्छा, आंतरिक कोणों का योग होता क्या है? आंतरिक कोणों का योग ये होता है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या भुजाओं की संख्या जो है वो 6 आ जाएगी? -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। उसने कहा बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान निकालना है। प्रत्येक अंतः कोण का मान कैसे निकालते हैं? प्रत्येक अंतः कोण का मान कैसे निकालते हैं? बच्चा देखो, अंतः कोणों का योग कितना दिया हुआ था? 720 दिया हुआ था। अगर अंतः कोणों के योग को भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दोगे तो प्रत्येक अंतः कोण का मान आपके सामने आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां आपने भुजाओं की संख्या निकाली। सबसे पहले उसने ये कहा है उसके बाहरी कोणों के योग से, बाहरी कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। 250% अधिक है। पहले 250% निकाल लो। 25 × 150 को 0 हासिल 15, 25 या 75 और 15, यानी 900 अधिक है। अगर इससे 900 अधिक है तो क्या वो 1260 हो जाएगा? भाई 360 से 900 अधिक है तो 360 में 900 जोड़ देंगे, 1260 हो जाएगा आंतरिक कोणों का योग। अब यहां से भुजाओं की संख्या निकाल लो। आपने कहा जी भुजाओं की संख्या 9 आ गई, 7 और 2 9 आ गई। उसने कहा बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान x है, तो x की वैल्यू बताइए। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, वो प्रत्येक अंतः कोण की वैल्यू पूछ रहा है। अगर सभी अंतः कोणों का योग 1260 है और उसे मैं भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास प्रत्येक अंतः कोण का मान आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 160 के सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? ये होता है
12 समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का 12 गुना है, 90 डिग्री का 12 गुना है, 12 समकोण का मतलब है एक समकोण की वैल्यू 90 है, तो 12 समकोण की वैल्यू इतनी हो जाएगी। उसने कहा सभी आंतरिक कोणों का योग जो है वो 12 समकोण के बराबर है। तो यहां से देखिए 90 दूनी 180 होगा, 2 चिक्का 12 होगा, -2 इधर आके +2 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक वैसे ही यहां देखिए एक समबाहुभुज के आंतरिक बाहरी कोण और एक अंतः कोण, बाहरी कोण और अंतः कोण का रेशियो दिया है 1/8। क्या मेरे प्यारे दोस्त दोनों कोनों को जोड़ के 9 आ रहा है, लेकिन दोनों का योग 180 होता है, यानी एक की वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 20 है तो बाहरी कोण कितना आ गया? 20 आ गया। बहुभुज की भुजाओं की संख्या सभी बाहरी कोनों के योग को एक बाहरी कोण से डिवाइड कर दीजिए तो आपके सामने भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज आप लोग कर लेंगे। बताइए क्या होगा? भुजाओं की संख्या 12 है, n की वैल्यू 12 है, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि 54 विकर्ण हम लोगों को बनाने होंगे। 54 विकर्ण जो है वो हम लोगों को बनाने होंगे। ठीक है, एक 10 भुज और एक 60 भुज के विकर्णों की संख्या के बीच अंतर क्या है? 10 भुज मतलब n इंटू n माइनस 3/2